y इज इक्वल टू ए एक्स, y इज इक्वल टू ए एक्स, और ये बोल रहे हैं कि ये एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई, एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई। वो कह रहे हैं कि अगर ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन ये होगा, आपको ये चीज़ प्रूव करनी है। तो कैसे प्रूव करेंगे, आप y इज इक्वल टू ए एक्स लेकर चलिए और इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, है ना। तो y इज इक्वल टू ए एक्स, ये है y इज इक्वल टू ए एक्स। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a तो कांस्टेंट है तो a तो एज इट इज रहा, ठीक है, और x का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, 1 हो गया। अब dy बाई डी एक्स को हम क्या बोलते हैं, y डैश इज इक्वल टू a। अब मुझे प्रूव क्या करना है, एक्स वाई डैश इज इक्वल टू y, ठीक है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई x, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई x, दोनों तरफ आप x से मल्टीप्लाई करिए तो एक्स वाई डैश इज इक्वल टू ए एक्स। अब ये जो ए एक्स है ये किसके इक्वल है, वाई के, तो एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई, हो गया ठीक, ठीक है। अच्छा, फोर्थ एक्सरसाइज में बताओ कहाँ पर अटके हो। फोर्थ एक्सरसाइज वेरिएबल सेपरेट, फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड फोर्थ वाले स्टार्ट करने का मतलब ठीक। अच्छा, थर्ड फोर्थ करने के बाद डेरिवेशन 10th भी है, एग्जांपल 40। एग्जाम्पल 40 हाँ वो भी नहीं हुआ था। अभी देखिए, एग्जाम्पल नंबर 14 देखिए। In a bank, principal increases continuously at the rate of 5% per year. In how many years rupees 1000 double itself? तो आप ये देखिएगा, in a bank principal increases continuously at the rate of 5% per year. Example number 14. तो प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। तो हम ना रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ क्वांटिटीज, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज में हमने ये देखा था कि अगर कोई चीज़ इंक्रीज होती है तो हमें उसका जो रेट ऑफ चेंज है, जैसे प्रिंसिपल इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ क्या बोल रहे हैं 5% पर ईयर, तो डी पी बाई डी टी मतलब प्रिंसिपल के इंक्रीज होने का रेट डी पी बाई डी टी, हाँ प्रिंसिपल हो गया पी और विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये डी पी बाई डी टी is equal to 5% of P, 5% of P, ये उसका इंक्रीज का रेट है। तो dP by dt is equal to 5/100 into P, ये हो गया। तो dP by dt को आप 5P/100 बोल देंगे, 5P/100, ये तो dP by dt हो गया। अच्छा, उसके बाद अब वो बोल रहे हैं कि इन हाउ मेनी ईयर्स रुपीज़ 1000 डबल इटसेल्फ, तो कितने साल में 10,000 रुपये अब जो है वो अपने अमाउंट के डबल हो जाएंगे, कितने साल में वो डबल हो जाएंगे, ये हमको बताना है। कितना टाइम लगेगा उसमें ये बताना है। तो देखिएगा, जैसे ये है इसको सिंप्लीफाई अगर करें तो 5 1 5 5 2 जा, तो ये हो गया dP बाई dt इज इक्वल टू P/20। अब P को इधर ले आओ, dP बाई P इज इक्वल टू dt/20, ठीक है। तो मैंने P वाले टर्म्स एक तरफ कर लिए और T वाले टर्म्स एक तरफ कर लिए। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट करा तो इंटीग्रेशन dP बाई P, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dt/20। तो अपॉन का 20 है, उसको बाहर ले लो। जैसे 1/x का जब मैं इंटीग्रल निकालता हूँ तो क्या हो जाता है log x, तो ये क्या हो जाएगा log b, और यहाँ पर 1/20 तो कांस्टेंट है और dt का इंटीग्रल क्या हो गया t,
प्लस सी प्लस सी, ये हो गया है ना। अच्छा इन्होंने इसको log p इज इक्वल टू टी अपॉन 20 प्लस C1 बोल रखा है, कोई बात नहीं। तो यहाँ से p जो है जैसे log होता है ना एक तरफ, अगर log को हटाना है तो log को अगर हटाना है तो Anti-log। log को उधर ले जाते हैं तो एंटी लॉग बन जाता है। तो ये पहले आप ऐसे लिखें log p इज इक्वल टू टी अपॉन 20 प्लस log p इज इक्वल टू टी अपॉन 20 प्लस सी, ये हो गया। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ अगर एंटी लॉग ले लेंगे तो ये तो रह जाएगा p, केवल p, और ये हो जाएगा e की पावर t अपॉन 20 प्लस सी, जिसको अलग अलग करा जा सकता है। नहीं समझे? लॉग की प्रॉपर्टी होती है। क्या होता है कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ से लॉग हटा रहा हूँ ना, तो यहाँ से लॉग हटा देंगे और इधर वाली जो टर्म है वो e की पावर में पहुँच जाएगी। e की पावर में किसी भी टर्म को रखने का मतलब क्या है कि आप एंटी लॉग ले रहे हैं, ठीक है। तो आपने अगर लॉग का एंटी लॉग लिया तो लॉग से एंटी लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट होता है उसी तरह से, ठीक है। तो लॉग से तो एंटी लॉग कैंसिल आउट, इसी तरीके से जब एंटी लॉग इधर लेंगे तो e की पावर टी अपॉन 20 प्लस सी, ये हो जाएगा, ठीक। ऑनलाइन वाले बताएं भाई, क्लियर इतना? ठीक है, चलिए जी आगे देखते हैं। तो p इज इक्वल टू ई की पावर, अच्छा ये तो हमारा इतना हो गया। ये करने के बाद में इसको ना अलग अलग कर लेते हैं कुछ इस तरह से, जैसे p है e की पावर t अपॉन 20 इंटू ई की पावर c। अब ये जो e की पावर c है, इसको ना आप c1 बोल दो, इधर भी c1 और ये भी c1। उससे क्या होगा कि ये जो e की पावर c1 है इसको नया कांस्टेंट मान लेंगे कैपिटल C। तो p इज इक्वल टू e की पावर t अपॉन 20 इंटू कैपिटल C। तो p इज इक्वल टू कैपिटल C इंटू e की पावर t अपॉन 20, ये हो गया। तो ये तो इक्वेशन हमारे पास सॉल्व हो गई। फिर उसके बाद ये है, इन्होंने बोला कि इन हाउ मेनी ईयर्स रुपीज़ 1000 डबल इटसेल्फ, तो कितने सालों में 1000 रुपीज़ जो है वो डबल कर लेंगे अपने आप को। तो इसका मतलब जब मैं पैसा शुरुआत में लगाता हूँ, कहीं पर भी मैं इन्वेस्ट करता हूँ अगर शुरुआत में मैं पैसा, तो उस टाइम कुछ टाइम तो हुआ नहीं होता। हम ये कहेंगे कि हमने आज 1 नवंबर है, हमने आज की तारीख में कहीं पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो अगले साल 31 अक्टूबर जब आएगी तभी तो मैं कहूँगा कि पूरा 1 साल हो गया, है ना। अच्छा 2 दिन बाद मैं कहूँगा कि टाइम कितना हो गया, 2 डेज, मैं ये बोलूँगा। लेकिन शुरुआत में जब हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो टाइम कितना है, 0, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि इनिशियली एट t इज इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू रुपीज़ 1000। जब टाइम कुछ बीता ही नहीं है, शुरुआत में जब टाइम 0 है तो प्रिंसिपल कितना होगा, रुपीज़ 1000, ठीक। तो इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर ना 3 बोल दिया। ये जो शुरुआत वाली थी ये इक्वेशन नंबर 1 थी, और ये जो आया था इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। तो ये इक्वेशन नंबर 3 है। हमने क्या करना है कि सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में इस वैल्यू को अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो प्रिंसिपल कितना है, 1000 इज इक्वल टू कैपिटल C इंटू ई की पावर t अपॉन 20 यानी कि 0 अपॉन 20। तो e की पावर 0 कितना हो जाएगा, 0 अपॉन 20 0, तो e की पावर 0 इज 1, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 1000। मतलब 1000 ईयर्स में डबल हो गया। सी हो गया 1000। अभी तो कांस्टेंट, मतलब ये हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करी तो उससे हमारा कांस्टेंट आ रहा है ना यहाँ पर सी, तो सी की वैल्यू हो गई 1000 रुपीज़, ठीक है। अच्छा अब हम ये कहेंगे देयरफॉर ये सी की वैल्यू 1000 समझ में आ गया। नहीं
substitute this value in equation 3. इक्वेशन 3 में इस वैल्यू को डालिए. वेरिएबल यहाँ पर क्या थे? यहाँ पर वेरिएबल था एक तो p और एक t, है ना. तो इक्वेशन में p आना चाहिए और t आना चाहिए. उसके अलावा जो कांस्टेंट टर्म है उसकी वैल्यू हमने निकाल ली 1000. तो p इज इक्वल टू 1000 इंटू ई की पावर t अपॉन 20. 1000 इंटू ई की पावर t अपॉन 20 ये है. अब यहाँ पर मनी जो है वो डबल होना चाहता है. पैसा डबल कितने टाइम में हो जाएगा? तो हम ये कहेंगे p की वैल्यू 2000 हो जानी चाहिए. ठीक है. तो फॉर प्रिंसिपल अमाउंट टू गेट doubled, P is equal to rupees 2000. So 2000 is equal to 1000 into e की पावर t अपॉन 20. तो 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो गए. तो अब क्या करें? ये हो गया 2 इज इक्वल टू ई की पावर t अपॉन 20. मुझे तो टाइम निकालना है ना कि कितने टाइम में पैसा जो है वो 2000 रुपये हो जाएगा, मतलब जस्ट डबल हो जाएगा कितने टाइम में. तो हम क्या करेंगे? अब ये e की पावर वाला हटाना है. तो e की पावर हटाने का मतलब क्या? दोनों तरफ लॉग ले लो. तो ये एंटी लॉग है, लॉग से एंटी लॉग कट जाएगा. ठीक है. लॉग ऑन बोथ साइड्स. तो log 2 इज इक्वल टू t अपॉन 20. बस इधर लॉग लेंगे तो लॉग से तो एंटी लॉग कट जाएगा. 20 को इधर ले आओ. तो t इज इक्वल टू 20 log 2. ठीक है. इतने ईयर में जो पैसा है वो डबल हो जाता है. हाँ, log 2 लिख कर छोड़ दो बस, क्योंकि log निकालना हमारे सिलेबस में नहीं है. तो आप log के टर्म्स में निकाल कर छोड़ दो. इन्होंने भी आंसर ऐसे ही निकाल कर छोड़ा है. एक मिनट वेट करिए. हाँ हाँ हाँ, log 2 की कुछ वैल्यू होगी. अच्छा अच्छा 20 log 6 साल. सर 6 साल लगेंगे. हाँ 6 साल. 6 साल नहीं कैलकुलेटर कैलकुलेट है. और बताओ भी 9.4 का और कौन सा है? उसमें Third. ए कैसे आया? मेरा तो ये समझ नहीं आता। बताओ. Third, फोर्थ में हाँ जी। थर्ड. सर e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर E x की से होता power है x से ना. होता है. हाँ. चलिए जी, एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए. अच्छा थर्ड सॉरी. अच्छा ये फोर्थ वाला क्वेश्चन कौन सा है? ये जो तुमने भेजा था कल वो है क्या? हाँ। अच्छा तो देख लिया तो माइनस माइनस की क्या गलती हो वो रही थी? ऊपर का आता नीचे ठीक था. फिर भी बता रहा हूँ. अच्छा अच्छा. चलिए 9.4 का क्वेश्चन नंबर 3. हाँ अवंतिका अभी क्वेश्चन 4 भी बताऊंगा. पहले थर्ड कर रहे हैं फिर क्वेश्चन 4 भी बताऊंगा. हेलो. हाँ जी जी बाद में. हाँ बाद में करूँगा बात. सॉरी.
9.4 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो गया 1 माइनस वाई, ठीक है। अब 1 माइनस वाई को तो इधर ले आओ, dy अपॉन 1 माइनस वाई, ठीक है, और dx को इधर ले जाओ, ठीक है। तो वेरिएबल सेपरेट हो गए, वेरिएबल सेपरेट हो गए। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम ये कहते हैं कि x वाली टर्म अगर डिनोमिनेटर पे है, मतलब dx अपॉन x है, तो उसका इंटीग्रल क्या होता है log x, ठीक है। मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करूँगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन होगा dy अपॉन 1 माइनस वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। dy अपॉन 1 माइनस वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log मॉड 1 माइनस वाई, ठीक है। और फिर 1 माइनस वाई को करेंगे फर्दर डिफरेंशिएट, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का डिफरेंशियल y के रिस्पेक्ट में 0 और माइनस वाई का डिफरेंशियल -1, तो उससे डिवाइड हो जाएगा ये, तो डिवाइड में आ गया -1, ठीक है। और इज इक्वल टू जब dx को इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा x और प्लस c। तो इस ये माइनस इधर हो गया, तो ये ऐसे हो गया कि माइनस लॉग मॉड 1 माइनस वाई इज इक्वल टू x प्लस c। इसको इधर ले आओ, इधर 0 बचा, तो x प्लस लॉग मॉड 1 माइनस वाई प्लस c हो गया, x प्लस लॉग मॉड 1 माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन का। बताइए क्लियर है? पर सर पीछे का आंसर कुछ और ही क्या था। है? इंटीग्रेशन क्या अलग नहीं आता? इक्वल्स टू कोई बात नहीं, रुको तो सही है। e की पावर में दे रखा होगा, नहीं E- ए भी हाँ ए की पावर में e की पावर में दे रखा है ना, चलो कोई बात नहीं। और जो Y सर a- मैंने नेट का आंसर जब देखा ना ए तो उन्होंने पता लगा अरे माइनस रुक तो जाओ एक मिनट। पहली चीज़ तो ये है कि हमारा 100% ठीक है। अब दूसरी बात इस पर आते हैं, जरा पकड़ो इसको। देखिए हमारा तो आंसर ये आ गया ना, ठीक। अब जरा इनका देख लेते हैं ये क्या करना चाह रहे हैं। अभी ये क्वेश्चन देखा फिर भी आप समझ नहीं पा रहे इसको। देखो जैसे ये log 1 माइनस वाई है, तो इसको ना माइनस को उस तरफ ले जाओ। यहाँ से देखिए कि log 1 माइनस वाई है, इस माइनस साइन को उस तरफ ले जाओ, तो log मॉड 1 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। दोनों तरफ एंटी लॉग ले लिया तो ये तो हट जाएगा, ये 1 माइनस वाई हो गया, और ये क्या हो जाएगा e की पावर में माइनस एक्स प्लस सी। तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स माइनस सी। हमने कांस्टेंट c लिया है, उन्होंने कांस्टेंट a ले रखा है, कोई बात नहीं, कुछ भी लिया जा सकता है। 1 माइनस वाई इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स इंटू e की पावर माइनस सी, ऐसे अलग अलग कर लिया। अब क्या करा, 1 को या माइनस वाई को इधर ले आए, इसको इधर ले आए, तो 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स इंटू e की पावर माइनस सी, ये हो गया। और इज इक्वल टू, आप इसको इधर ले आए, इज इक्वल टू वाई, वो तो गया। उन्होंने e की पावर माइनस ए एक्स कर रखा है शायद उसको, प्लस है 1 के साथ। हाँ 1 के साथ को प्लस है 1 प्लस अरे प्लस भी हो जाएगा। देखो एक मिनट, कहाँ हो गया? मतलब ये कुछ नहीं है, इसको ना सिंप्लीफाई इन्होंने कर रखा है, तो अगर बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज़ प्रूव करनी है तो वो भी हो जाएगी। सर मतलब आंसर अलग आ सकता है। अरे आंसर अलग नहीं है, सेम है भाई। एक जगह 16/8 लिखा हुआ है, आपने 2 लिख दिया उसको, एक ही तो बात है। उन्होंने 16 बिल्कुल ठीक है। जब तक जनरल सॉल्यूशन आंसर अलग आ सकता हाँ आंसर सेम करते हैं सर। 9.4 का इन्होंने दिया है y इज इक्वल टू 1 प्लस ए ई की पावर माइनस एक्स, ये दिया है ना, 1 प्लस ए ई की पावर माइनस एक्स। अच्छा तो क्या करा हमने,
1 प्लस अच्छा, इन्होंने क्या करा कि ये जो है ना, ये 1 माइनस वाई, इसको शुरुआत में वाई माइनस वन में कन्वर्ट कर दिया ताकि माइनस वन का पंगा ही खत्म हो। ठीक है, अगर कहो तो वैसे करा देते हैं, पर अपना पूरी तरह से ठीक है, इसमें चिंता मत करो, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलिए जी। अच्छा, अगला क्वेश्चन है फोर्थ, तो एक बार फोर्थ भी देखते हैं। फोर्थ है sec स्क्वायर एक्स इंटू टेन वाई डी एक्स। sec स्क्वायर एक्स इंटू टेन वाई डी एक्स प्लस sec स्क्वायर वाई इंटू टेन एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। ये दे रखा है। अब इसमें भी वही y और x को वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। पहले तो dx टर्म को पूरा उस साइड ले जाएंगे, माइनस पे कर देंगे। हाँ, आप dx वाले को उधर ले जाओ, ठीक है, या सर dx वाले को इधर लेके जाओ। sec स्क्वायर एक्स टेन वाई और dx, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करिए, अब इधर dy वाला टर्म है तो इधर से y वाले को छोड़ो, और उधर से कोई y वाला टर्म है तो उसको इधर इधर ले ले आओ। आओ। हाँ, तो ये हो गया हमारे पास sec स्क्वायर y, और ये tan y tan y इसको इधर। डिनोमिनेटर में ले आओ, तो अपॉन में tan y और dy, ये हो गया। ऐसे एक दूसरे को माइनस इज इक्वल टू माइनस sec स्क्वायर एक्स अपॉन 10 अपॉन टेन एक्स इनटू d। इंटू डी एक्स, ये हो गया। ठीक, अब दोनों तरफ आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट सॉरी हुई, तो सिंपलीफाई इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, बताओगे इंटीग्रेट तो हो जाएगा आराम से। फंक्शन है, हाँ। नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डिफरेंशियल है ना, हाँ तो ठीक है। log tan y आ रहा है सीधा सीधा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। समझ रहे हो पार्ट? तबियत ठीक नहीं है, क्या हो गया? तो sec स्क्वायर y अपॉन tan y dy इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x अपॉन tan x dx, ये हो गया। तो जब भी कभी ऐसा होता है कि फंक्शन नीचे है और उसका डिफरेंशियल ऊपर है, भाई tan y नीचे है, tan y का डिफरेंशियल sec स्क्वायर y ऊपर है, तो उसको क्या करेंगे, log mod tan y, सीधा log mod tan y इज इक्वल टू माइनस, तो इधर है ही log mod tan x और प्लस c। ठीक है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि कांस्टेंट लेना ना हमारे हाथ में होता है, तो हम एक काम करते हैं कि जैसे इधर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को आप एक काम करो, C1 सर ऐसे ना C हो जाएगा। आसानी रहती है ताकि सारे भाई, लॉग खत्म हो जाएगा, हाँ। फिर लॉग खत्म हो जाएगा। कैसे, आप इस लॉग को तो ले आओ इधर, log mod tan y, और ये माइनस है, इधर आकर प्लस हो गया, प्लस log mod tan x, ठीक है, अच्छा log a plus और इज इक्वल टू ये रह गया log c1, C1 ठीक है। अब log a प्लस log b क्या हो जाएगा, log ab, log a तो log mod ab क्या हो गया, tan y इंटू tan x इज इक्वल टू log c1, तो अब इधर भी log है, इधर भी log है, तो दोनों तरफ से log खत्म हो सकते हैं। ये सीधा सीधा हो गया tan y इंटू tan x इज इक्वल टू c1 बोलते हैं, सिंपली c बोलते हैं, एक ही बात है। ठीक है भाई, क्लियर? ऑनलाइन वाले बताएं, क्लियर है?
ठीक है, चलिए जी। स्कूल में भी ट्राई चलिए जी, इसके बाद बताइए किसी क्वेश्चन में ट्राई करा आगे कुछ कि नहीं? नहीं 10 तक ही कर देते 10 तक कर लिए? नहीं वो स्कूल में कराते थे, वो स्कूल में चल रहा था होमोजीनियस। चलो। मैंने बोला छोड़ो इसको, मैं अलग करता हूँ। चलो कोई बात नहीं, कर लिए ना। हाँ। और बढ़िया। वो y into if प्लस हाँ होमोजीनियस नहीं होगा, वो लीनियर होगा। हाँ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर उसमें होता है। और वेक्टर चालू करवा दी ठीक ठीक ठीक। चलिए जी, इसके बाद देखिएगा आप 7, 8, 9, 10 करना एक बार ट्राई, और 11, 12, 13 इसमें मैं कुछ करवाऊँ बताओ, या करेंगे एक बार? ट्राई करने दो 11 क्या गया? करते करते एक बार ट्राई कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि क्वेश्चन देखते ही ऐसा लगे कि नहीं होगा भाई नहीं होगा, छोड़ देना उसको, कोई बात नहीं, मैं करा दूँगा। ठीक है, चलिए जी, एक बार होमोजीनियस से स्टार्ट करते हैं। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस में क्या होता है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो पाती। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को भी वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि अगर कभी भी आपको कहीं पर भी कोई इक्वेशन ऐसी दिखाई दे, यहाँ पर कोई फंक्शन दे रखा है, जैसे हाँ जी, ये वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चन नहीं कैसे करना है? ये चलो देख लो, चाहे तो अगर कहो तो मैं कोई इसमें से करा देता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मतलब अभी एक ही प्रिंसिपल वाला करा था ना क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 14 उसी के जैसा है। आप देखो जैसे ये यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 15, अगर देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 0 एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज y डैश इज इक्वल टू e की पावर x sin x। कौन सा? आप देखो अगर 19 में लग रहा है कि 19 दिक्कत वाला है तो 19 देख लो। द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बलून बी। समझ में आ रहा हो क्या, मैं बाकी तो क्वेश्चन हो जाएगा। अरे अभी समझ में आएगा, पढ़ो तो सही एक बार, घबरा पहले जाते हो। द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेटेड। बीइंग इन्फ्लेटेड का मतलब क्या है कि स्फेरिकल बलून है, आप उसको हवा भर रहे हो, उसके अंदर फुला रहे हो उसको। चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट, इसका मतलब क्या है कि उसकी जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रेट पर चेंज हो रही है। अभी जो चेंज हो रही है, इन्फ्लेट हो रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ रही है ना। जैसे उन्होंने बोला था कि एक मतलब आपने 1000 रुपये डिपॉजिट करे तो वो बढ़ रहे हैं, किसी रेट पर बढ़ रहे हैं, तो वो बढ़ रहा है। इट चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स एंड आफ्टर 3 सेकंड्स इट इज 6 यूनिट्स। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है, 19 में इन्होंने बोला था वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट। तो स्फेरिकल बलून है, तो जो उसका वॉल्यूम है उन्होंने कहा कि इट इज चेंजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, तो dv by dt इज इक्वल टू k। ये बोल दीजिए k क्या है, कोई कांस्टेंट। ठीक है, तो एक कांस्टेंट रेट पर ये इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इन्फ्लेट हो रहा है। उसके बाद ये बोल रहे हैं इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स, अगर इनिशियली उसका रेडियस 3 यूनिट्स है, r इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। ये कब होगा, इनिशियली, यानी कि टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर। ठीक है, जब टाइम 0 है तो रेडियस कितना है, 3 यूनिट्स। उसके बाद बोल रहे हैं आफ्टर 3 सेकेंड्स इट इज 6 यूनिट्स। वही जो रेडियस है वो आपका, इसको r1 बोल दो, इसको t1 बोल दो, इसको r2 बोल दो, ये 6 यूनिट्स हो गया। कब, t2 is equal to 3 seconds 3 सेकेंड। ठीक है, अब फाइंड द रेडियस ऑफ बलून आफ्टर t सेकेंड्स। तो वो कह रहे हैं कि आपको रेडियस बताना है बलून का t सेकेंड्स के बाद। अब t सेकेंड कितने भी हो सकते हैं, है ना, t की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, कुछ भी हो सकता है। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द बलून आफ्टर t सेकेंड्स। मेरे को रेडियस बताना है आफ्टर t सेकेंड्स। तो जरा देखिएगा कि dv by dt इन्होंने कांस्टेंट दे रखा है k के बराबर। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर
इक्वल टू रखा है के। और डी बाई डी टी ऑफ वी क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। समझ गए? 4/3 पाई आर क्यूब समझ में आ गया? क्योंकि वो क्या है कि स्फेरिकल बलून है और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर। तो डी बाई डी टी ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के। अब 4/3 और पाई यानी कि 4π/3 ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो 4π/3 और ये हो गया डी बाई डी टी ऑफ आर क्यूब इज इक्वल टू के। यहाँ तक समझ गए? ठीक है। उसके बाद आप क्या करें कि जब आपको डी बाई डी टी करना है आर क्यूब का तो क्या होगा 4π/3 जब आर क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। पहली चीज़ तो ये, ठीक है। और फिर आर को टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के। इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, के तो कैंसिल हो जाएगा। हाँ सॉरी 3r स्क्वायर, हाँ हाँ 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट गया। अब आप ये देखिएगा कि अब मुझे दो वेरिएबल नज़र आते हैं, एक तो आर और एक टी। तो आर और एक टी दो वेरिएबल नज़र आते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि फोर पाई आर स्क्वायर डी आर इधर और के डी टी इधर, ठीक है ना। तो कांस्टेंट इधर रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास सीधी सीधी बात है कि भाई आर स्क्वायर के साथ डी आर वाला टर्म, डी आर हमने अलग करना है, उसके साथ क्या है, उसके साथ कांस्टेंट है, ऐसे के इधर कांस्टेंट है। तो आप क्या करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। दोनों तरफ इंटीग्रेट करिए। इंटीग्रेट करने पर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 4πr स्क्वायर डी आर इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, ठीक है। और आर स्क्वायर की इनिशियल वैल्यू 0, सॉरी इनिशियल वैल्यू 3 यूनिट्स और फाइनल वैल्यू 6 यूनिट्स। आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं ना। और टाइम की इनिशियल वैल्यू 0, फाइनल वैल्यू 3 सेकंड्स। इनिशियल वैल्यू 0, फाइनल वैल्यू 3 सेकंड्स। समझ गए? ठीक। अब क्या करेंगे वही 4 पाई तो एज इट इज, और आर स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा आर क्यूब बाई 3, लोअर लिमिट 3 अपर लिमिट 6, के एज इट इज। और जब डी टी को इंटीग्रेट करेंगे तो आ गया टी, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 3, ये हो गया। अभी जो 3 कांस्टेंट है इसको बाहर निकालिए, ये हो गया 4π/3 और ये बचा आर क्यूब है, इसकी लोअर लिमिट 3 अपर लिमिट 6, के टाइम की अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 0 3 - 0, ठीक है। ये सब कुछ क्यों करा जा रहा है ताकि के की वैल्यू निकल सके, ताकि के की वैल्यू निकल सके। अच्छा जी, अब इसके बाद देखिएगा कि यहाँ से 4π/3 6 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब इज इक्वल टू 3k, ठीक है। 4π/9 हो गया, 3 को इधर ले आओ, 6 का क्यूब क्या होगा 3 का अच्छा क्यों है सर इज इक्वल टू के की वैल्यू आ गई। ये सब ट्रैक करेंगे कितना आएगा
16 minus 7 9 189 ये k की वैल्यू आ गई 9 2 जा 9 बन गया तो 21 4 जा 4 1 जा 4 4 2 जा 8 84 पाई k की वैल्यू आ गई 84 पाई ठीक है अब वो नहीं वो ये पूछ रहे थे कि आप ये बताइए कि फाइंड द रेडियस ऑफ द बलून आफ्टर t सेकंड्स आपको बलून का रेडियस बताना है आफ्टर t सेकंड्स ठीक है तो आफ्टर t सेकंड्स है अब यहाँ पर मेरे को क्या पता है मुझे रेडियस ऑफ द बलून पता है चल गया मतलब रेडियस नहीं पता चला मुझे तो अभी फिलहाल k की वैल्यू पता चली है क्योंकि इनिशियली उसका रेडियस 3 था ठीक है तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पर उसका रेडियस 3 था ठीक तो इसको ये वाली जो इक्वेशन है इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 1 इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए और ऐसे करिए कि अगेन इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन इनिशियली तो रेडियस कितना था 3 ठीक है फाइनली कितना है मुझे नहीं पता तो फाइनली जो रेडियस होगा उसको r बोल दो ठीक है क्योंकि मुझे वो फाइनल रेडियस बताना है और ये कितना है 4 पाई r स्क्वायर dr इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इनिशियली टाइम कितना था 0 और मुझे बताना है कि जब टाइम t हो जाएगा तब रेडियस कितना होगा तो फाइनली टाइम हो गया t ठीक है अच्छा k की वैल्यू लिखो 84 पाई और dt अब ये जो कांस्टेंट है ये इंटीग्रेशन के बाहर निकल जाते हैं ठीक है तो भाई पाई से तो पाई कट गया और 421 जा तो 21 dt हो गया r की वैल्यू t के टर्म्स में निकाल लेना रूप कर लेंगे ठीक है भाई ये क्या आ जाएगा आप करके दिखाऊंगा ये हो जाएगा r³ 3 लोअर लिमिट इज 3 अपर लिमिट इज r is equal to 21t लोअर लिमिट इज 0 अपर लिमिट इज t तो इधर तो केवल 21t बचेगा ठीक है और इधर r³ आएगी वैल्यू r³ के टर्म्स में आएगी तो r कैसे निकालोगे उस पावर 1/3 हो जाएगी उस तरफ पावर 1/3 हो जाएगी नहीं समझे देखो वन अपॉन 3 तो निकाल लो बाहर और r³ क्या हो गया r³ पहली चीज माइनस 3³ इज इक्वल टू 21t अब इसको 3 को उधर ले जाओ r³ माइनस 27 इज इक्वल टू 63t 27 को उधर ले जाओ r³ इज इक्वल टू 63 प्लस 27 तो r कितना हो जाएगा 63t प्लस 27 की पावर 1/3 ये हमारा रेडियस आ गया आफ्टर t सेकेंड्स ठीक है ना तो इससे क्या हुआ ये ना जनरल सॉल्यूशन आ गया जैसे कहते हैं ना जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन अब अगर इसी क्वेश्चन में आपसे बोले भाई 4 सेकंड बाद बताओ कितना आएगा t की वैल्यू 4 डाल दो ठीक है वो बोले 5 सेकंड बाद कितना आ गया तो t की वैल्यू 5 डाल दो ये हो गया तो दिस इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन यहाँ पर रेडियस टाइम पर डिपेंड कर रहा है दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है ठीक है कोशिश करना भाई इनको कंप्लीट करने की ना समझ में आए पूछना अगली बार करवाता हूँ होमोजीनियस करवाऊंगा स्टार्ट अरे कल सुबह आ सकते हैं क्या हाँ नहीं सर आज पता क्या हुआ 6:45 को उठा मैं और 6:50 का बस स्टॉप हो रहा है